कहते हैं कि हम क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं, तो उसकी परंपराओं को रखते हुए बड़े फ्यू लोग रह गए हैं, आप खुद देख रहे हैं, जो उस परंपरा को निभा रहे हैं। नहीं तो अब जो है फ्यूज़न के नाम पे जो कुछ चल रहा है, उसमें गिटार भी बज रहा है, सिंथेसाइज़र भी बज रहा है, गायिका गा भी रही हैं, अब तो खड़ी होकर भी गाने लगी हैं। मतलब क्लासिकल सिंगर, एक अच्छी इस्टेब्लिश्ड क्लासिकल सिंगर अगर इस तरीके का करेगा तो उसके प्रभाव जो हैं युवाओं पे पड़ते हैं। तो इस्टेब्लिश्ड कलाकारों को बहुत मर्यादा में रह के इस परंपरा को जीवित रखना है, और उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम आप जैसे लोग बंधे हुए हैं और अपने भरसक यही प्रयत्न कर रहे हैं कि हम प्योरिटी में बिलीव करके उसको जैसे सीखा है वैसे ही हम सुनाने का प्रयास करें। नमस्कार पंडित जी, साजन मिश्रा जो हैं वो बनारस घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं, सबसे सीनियर मोस्ट कलाकार हैं अभी, और देश और दुनिया में आप अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं। बनारस घराने को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ विक्रमोत्सव में अपना गायन प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। उज्जैन आप पहले भी आते रहे हैं, तो उज्जैन की कुछ ऐसी यादें या? नहीं, बड़ी सारी यादें हैं। एक तो क्या है, ये क्षेत्र जो है इंदौर, उज्जैन, यहाँ संगीत को लेके बहुत ही सुरुचिपूर्ण लगाव रहा है जी, और काफ़ी बार आने का सौभाग्य मिला महाकाल की कृपा से। और इंदौर तो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं जी, उज्जैन में भी होते हैं, कालिदास महोत्सव में भी हम लोग काफ़ी साल पहले गाए थे। इस फेस्टिवल में विक्रमादित्य जी के नाम से जो फेस्टिवल हो रहा है, इसमें पहली बार आने का सौभाग्य मिला है, तो मुझे खुशी हो रही है कि इसी बहाने फिर से उज्जैन आना हुआ और उसमें शिरकत करने को मिल रहा है। दादा, मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि ये 140 दिन का फेस्टिवल है जी, और मुझे लगता है कि इस समय ऐसा कोई इतना लंबा फेस्टिवल नहीं, पूरे विश्व में ऐसा फेस्टिवल नहीं होगा। 140 दिन लगातार फेस्टिवल चलना जी, अपने में आप में एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल। और तमाम क्लासिकल म्यूज़िक, परिचर्चाएँ, नृत्य, फिल्मी दुनिया के लोग, इसके अलावा साइंस को लेकर के, कृषि को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, हर तरीके से कमाल है। इस विज़न का कमाल है, और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस विचार से अगर हर प्रदेश में इस तरीके का कार्यक्रम होने लगे, इतने सारे सब्जेक्ट पे आपने बताया है कि फिल्मी भी है, गैर फिल्मी भी है, पेंटिंग भी है, आर्ट भी है, डांस भी है, लिटरेचर पर चर्चा, तो ये अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि है और बड़ा भारी आर्काइव बनने जा रहा है। दादा, आप तो पूरी देश और दुनिया घूमते रहते हैं, आज के संगीत परिदृश्य पे आप क्या कहेंगे, और ख़ास तौर से युवा लोगों के बारे में? नहीं, आज का युवा तो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ा सा जैसे अब हम लोग जिस दौर से निकले हैं उससे थोड़ा उनको देखने में ये लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है जी, और ये जल्दी का काम है नहीं। शास्त्रीय संगीत, आप खुद इतने बड़े कलाकार हैं, आपने भी कितने वर्षों तक तपस्या करने के बाद, गुरु आज्ञा के बाद ही स्टेज पे आए हों जी। तो हमको भी आज 60-65 साल हो रहा है स्टेज पे गाते हुए। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं और बहुत प्रतिभाएं हैं, और एक्सपोजर भी उनको बहुत मिल रहा है। खास करके यूट्यूब है और ये जितने भी मतलब व्यवस्थाएं हैं, उनसे उनको काफ़ी कुछ लाभ भी हो रहा है। और हानि ये हो रहा है कि गुरु के पास कम से कम वो रह पा रहे हैं जी। अब गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है जी, तभी आपका व्यक्तित्व का निखार होता है। नहीं तो आप बुलबुले की तरह उठते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर आपको इस्टेब्लिश रहना, आप जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी
70-75 साल की इनिंग खेल के गए। जी जी पंडित रविशंकर जी 80 साल की इनिंग खेल के गए। गिरिजा देवी जी, पंडित हनुमान मिश्रा जी मेरे पिताजी, किशन महाराज जी, ये लोगों ने इनिंग खेला। 70-70, 80-80 साल तक गाते रहे, बजाते रहे। तो ये अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि रही। और आज का युवा जो है बहुत टैलेंट है, थोड़ा सा धीरज उनके अंदर में आ जाए, भागने की जो गति है उस पर अगर नियंत्रण हो जाए। हमारे पिताजी बोलते थे बेलगाम घोड़ा मत बनना, लगामदार घोड़ा रहना, कि तुम्हारे हाथ में लगाम होना चाहिए। सिर्फ प्रोग्राम 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 से कुछ नहीं होता है। एक प्रोग्राम के बाद उस पर चिंतन भी करना चाहिए कि इसको और हम किस खूबसूरती से और कैसे पेश कर सकते हैं। तो इन सब चिंतन का थोड़ा सा अगर युवा वर्ग चिंतन करने लगे तो उनके गाने में और भी बाहर आएगा। और लेकिन है बहुत टैलेंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि आज जो एक्सपोजर जितना हमारे ज़माने में उतना एक्सपोजर नहीं था, तो उसके फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे। फ़ायदा ये था, मुझे लगता है ऐसा कि हमको हमारा दिमाग डिस्ट्रक्शन की ओर कम था, कि अब उस्ताद बता रहे हैं, रियाज़ कर रहे हैं, कहीं जाने आने का कोई मौका ही नहीं है, कोई ज़्यादा सुनने का मौका नहीं है। कभी प्रोग्राम छठे चौमा से कुछ हो गया तो सुन लिया। तो खैर हम भोपाल में रहते थे, हमको ज़्यादा एक्सपोजर था वहाँ पर, वो एक अलग बात है। पर अदरवाइज़ जो युवा लोग हैं, तो उस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी और सिर्फ एक ही तरफ ध्यान। आज का युवा जो है उसके पास इतने साधन है डिस्ट्रक्शन होने के, और ख़ास तौर से मोबाइल, कि उसको समझता है कि बस पूरी दुनिया मेरे हाथ में। और उसकी वजह से जो है वो एक तरीके से अगर हाथ में उसके एक मतलब जिसको कहेंगे पॉजिटिविटी है, तो फिर नेगेटिविटी भी है उसके साथ। हाँ, वो तो नेचुरली रहेगा ही। पॉजिटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी भी रहेगी। सब कुछ होते हुए भी देखिए क्या है कि आपके अंदर में धीरज आना बहुत ज़रूरी है। स्वर के प्रति न्यायिक होइए। स्वर, लय, साहित्य, जो साहित्य को हम गा रहे हैं उस साहित्य को हम अपने आप में कैसे प्रस्तुत करेंगे, पहले तो उस साहित्य को समझने का कोशिश करिए। पढ़िए उसको 10 बार पढ़िए, उसका मतलब पूछिए अपने गुरु से कि साहित्य का मतलब क्या है। साहित्य अगर आप समझेंगे तब आपका भाव की उत्पत्ति होगी। तो अभी क्या है कि किसी का बंदी सुन लिया, ले लिया, गा रहे हैं उसमें, लेकिन उस कलाकार की भाव की अभिव्यक्ति नहीं आ पा रही। तो इन सब चीज़ों पे अगर आज का युवा फोकस करे तो बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे संगीत का विकास हो रहा है हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को लोग बुला रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और बस युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ गाने के पहले उसके विषय में सोचो। कोई राग गा रहे हो, कोई ताल गा रहे हो, कोई साहित्य गा रहे हो, तो उसके विषय में निश्चित रूप से थोड़ा चिंतन करके करने से और अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न और मैं करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से आज एक तरीके से जो एक्सपेरिमेंट की ये जो युवा लोगों में एक बीमारी जैसी, मैं इसको बीमारी ही कहूँगा, और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनको जल्दी से नाम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, और रातों रात उनको लोग जाने पहचाने। इसके बारे में आपका क्या है? नहीं, देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं, तो उसकी परंपराओं को रखते हुए बड़े फ्यू लोग रह गए हैं, आप खुद देख रहे हैं, जो उस परंपरा को निभा रहे हैं। नहीं तो अब जो है फ्यूज़न के नाम पे जो कुछ चल रहा है, उसमें गिटार भी बज रहा है, सिंथेसाइज़र भी बज रहा है, गायिका गा भी रही हैं, अब तो खड़ी होके भी गाने लगी हैं। मतलब क्लासिकल सिंगर, एक अच्छी इस्टेब्लिश क्लासिकल सिंगर अगर इस तरीके का करेगा तो उसके प्रभाव जो हैं युवाओं पे पड़ते हैं।
तो इस्टेब्लिश कलाकारों को बहुत मर्यादा में रह के इस परंपरा को जीवित रखना है, और उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम आप जैसे लोग बंधे हुए हैं और अपने भरसक यही प्रयत्न कर रहे हैं कि हम प्योरिटी में बिलीव करके उसको जैसे सीखा है वैसे ही हम सुनाने का प्रयास करते हैं। ये जो 3 दिन का अनहद का सेमिनार है जिसका समापन आज आपके गाने से होने वाला है, तो ये अनहद के बारे में आपका क्या ख्याल? ये एक सेमिनार है जो वैदिक संगीत पर केंद्रित था, यानी वैदिक संगीत की क्या विशेषताएं थी, सामगान कैसा कैसा होता था, या वैदिक ऋचाओं में किस प्रकार का छंद रहा है, इन सब बातों पे यहाँ पे विचार हुआ। तो ये अनहद का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इसके बारे में आपकी? नहीं, जैसा कि आपने नाम ही दिया है अनहद, तो अब अनहद नाद है, तो नाद की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद में वो अनहद कैसे हुआ ये आप लोगों ने परिचर्चा में की होगी। और हमें ऐसा कोई महात्मा ने एक बताया था, मैं उनका नाम अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, कि जब वो नाद उत्पत्ति हुआ था, जब जो साउंड जब वो आकाश से वो साउंड प्रकट हुआ और वो धरती की तरफ आ रहा था, तो उस समय ऐसा जोरदार साउंड था कि उसको देवी देवताओं ने ये कहा कि अगर ये धरती पे गिर जाएगा नाद बिंब तो नष्ट हो जाएगा पूरा धरती। तो हमारे यहाँ के देवी देवताओं ने उस साउंड को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने उस समय इंस्ट्रूमेंट का धारण किया, जैसे माँ सरस्वती ने वीणा का धारण किया, भगवान शिव ने तानपुरा और डमरू धारण किए, भगवान विष्णु जो हैं शंख, तो कृष्ण ने बांसुरी ली, तो हमारे यहाँ के जितने गणेश पखावज लिए, तो वो साउंड को उन लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से ये धरती का विनाश होने से बच गया। ऐसा एक महात्मा ने अपने प्रवचन में बताया था। तो मुझे भी लगता है कि ये सत्य होगा, क्योंकि एक अणु से कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। हाँ, सही बात है। जिसके पीछे आज हम लोग सब पागल होके घूम रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम अपने धरती का जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, कितना सुंदर हम लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया हुआ है जीवन, प्रकृति, उस प्रकृति को नष्ट करने में हम मनुष्य लगे हुए हैं। सारा विश्व जो है उसी में उलझा हुआ है, और उसी उलझन को दूर कर सकता है हमारा संगीत, हमारा नाद। अगर इन लोगों को अकल आ जाए, आज ध्रुपद का सिर्फ आलापचारी सुनने के लिए 2000 ध्रुपदी एक साथ अगर गावें, तो वो जो नाद की उत्पत्ति होगी वो कैसा मधुर साउंड होगा, और उससे कितना बड़ा प्रकृति पे असर पड़ेगा। आज पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए भी मौन कर दिया जाए, नो व्हीकल, नो टेलीफोन, नो कोई साउंड नहीं, जीरो साउंड, देखिए 1 दिन में कितनी बड़ी शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अद्भुत प्रकृति का हमको पुरस्कार है, प्रसाद है कि हम संगीतकार हैं, हम संगीत कर रहे हैं। हम जब तक अपने संगीत साधना में बैठते हैं तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है, हमारे अंतर में बैठे हुए परमात्मा को हम रिझाते हैं, तब वो परमात्मा रिझता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे ऑडियंस पे जाता है। तो हमारे सुर का, हमारे लय का, हमारे साहित्य का असर उनके ऊपर जाता है। तो वो तो पशु पक्षी जब संगीत से जुड़ सकते हैं तो मनुष्य तो बहुत ही उच्च प्राणी है। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो परिचर्चा की, बहुत ही अच्छी बात है, एक आर्काइवल वैल्यू है इसका कि आने वाले समय में जो युवा होगा, जो अनहद के बारे में नहीं जानता है, उसके लिए आप लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं।
ये इसीलिए पंडित जी ये इसका और ये अनहद के ऐसे हम लोग 12 सेमिनार करने वाले हैं, जिसमें संगीत शुरू से, जब से इस पृथ्वी पर संगीत उत्पन्न हुआ तब से लगा कर के आज तक जितना भी संगीत हमारे एशिया में या हमारे देश में हुआ है, चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो, क्लासिकल हो, फोक हो, सेमी क्लासिकल हो, भक्ति संगीत हो, किसी भी प्रकार का संगीत हो, उस पर पूरी हम चर्चा करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, पहली बात तो ये कि इतना बड़ा सेमिनार आज तक कंटिन्यूटी में हुआ नहीं और ऐसा अब ये महसूस होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तो शुरू से उसको करने की एक ज़रूरत है, जिसको कि हम कहेंगे कि जिसको कहते हैं री राइटिंग, फिर से लिखो। जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन फिर से लिखो, क्योंकि बहुत कुछ नया भी हो रहा है, तो उसको भी लिखे जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसको पूरा यहाँ तक। हाँ, हमारे यहाँ कितनी शैलियाँ थीं, कितनी लुप्त हो गई। डॉक्टर अशोक राणा डे जी थे, म्यूजिकोलॉजिस्ट। एक बार लंदन में उनका एक लेक्चर था, हम लोग भी थे, तो वहाँ चर्चा यही हुआ कि हमारे यहाँ 122 शैली थी गायन की, अब लुप्त हो के जो है 12-15 रह गई। तो उनके पास वो सारा उनका अपना रिसर्च वर्क था, उन्होंने बड़े डिटेल में उसको बनाया, समझाया हम लोगों को। तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हम लोग कितने एडवांस थे जी। तो आज आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, कम से कम एक चीज़ प्रिजर्व हो जाएगा और आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा कार्य होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए और आपने अपना अमूल्य समय दिया, हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू, नमस्कार।